आज अच्छी बात यह हुई कि आपके लिए मैंने एथिक्स के टीचर से भी बात की, उनसे आज मुलाकात भी हुई। शीघ्र ही उन्हें आपके सामने मैं उपस्थित करूंगा और आप अपने एथिक्स की तैयारी भी प्रथम प्रश्न पत्र की भांति चौथे प्रश्न पत्र की तैयारी भी आप स्टार्ट कर देंगे। भूगोल के अंतर्गत कल मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था कि वेगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे जर्मनी के, और पृथ्वी पर हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन के कारणों का खोज करने के क्रम में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, लेकिन उनके सिद्धांत में कई त्रुटियां रह गई थीं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कई कमियां रह गई थी जिनकी व्याख्या वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। वेगनर महोदय द्वारा की गई अधूरी व्याख्या को प्लेट टेक्टोनिक थियरी ने पूरा किया। प्लेट टेक्टोनिक थियरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेटों की जो गतियां हैं, प्लेटों का पास आना या दूर जाना या उनका रगड़ खाना, उस सभी को हम विवर्तनिकी कहते हैं अर्थात टेक्टोनिक, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थियरी को संपूर्ण रूप में समझने से पहले एक छोटी सी पहले कहानी सुन लीजिए, है ना। उसके बाद में इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करूंगा। वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए मैंने ढेर सारे पेज तैयार किए हैं पहले से, जिसके अंतर्गत पहले से मैंने कुछ चित्र वगैरह बना लिए हैं ताकि आपको विधिवत रूप में मैं समझा सकूं, है ना। ये सारे चित्र मैंने बनाए हैं। प्लेट टेक्टोनिक थियरी की संपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी का जो बाहरी भूपटल है, बाहरी जो परत है, भू सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक, अभी मुझे सुनिएगा, व्हाइट बोर्ड पे मैं बाद में समझाऊंगा, सुन लीजिए। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी पर भू सतह से लेकर 200 किलोमीटर तक की गहराई का भाग दृढ़ भूखंड है, कठोर भूखंड है। भू सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग दृढ़ भूखंड है। हमारा जो पृथ्वी गोल है, यानी दृढ़ भूखंड भी पृथ्वी के साथ साथ गोल गोल है। भू सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो बाहरी परत है, हम उस बाहरी परत की बात कर रहे हैं जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर है। क्लियर। लेकिन ये जो दृढ़ भूखंड है अर्थात लिथोस्फीयर, चट्टान से बना है तो इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो पृथ्वी का बाहरी दृढ़ स्थलीय भूखंड किसी क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है, बल्कि 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। ये 6 प्लेटें मैंने यहां पे दिखाने का प्रयास किया है। ये 6 बड़ी प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। या तो कुछ प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, नजदीक आ रही हैं, या तो कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये सारा खेल कहां चल रहा है, भू सतह से 200 किलोमीटर की गहराई वाले मोटाई वाले भाग में, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ 200 किलोमीटर की मोटाई में ये खेल चल रहा है। लिथोस्फीयर 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें या तो नजदीक आती हैं, या तो सरकती हैं, दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के नजदीक आती हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर पृथ्वी गोल है तो 2 प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो निश्चित रूप से वो प्लेटें किसी दूसरे प्लेट से जाकर फिर वापस टकरा जाएंगी। अगर यहां से दूर जा रही हैं तो वापस आकर फिर टकरा जाएंगी, है ना। तो निश्चित है कि अगर 2 प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं तो कहीं न कहीं वो किसी दूसरे प्लेट से टकराएंगी। प्लेटों के निकट आने की क्रिया को हम अभिसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसरण, कन्वर्जन, टकराना। और प्लेटों के दूर हटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपसरण, यानी दूर हटना। जब प्लेटें दूर हटती हैं तो उसे हम कहते हैं अपसरण। तो प्लेटों में अभिसरण और अपसरण की क्रियाएं चलती रहती हैं। हमारा जो वर्तमान महाद्वीपीय और महासागरीय भाग है, चाहे अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे हैं, चाहे भारत और ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया जिस प्लेट पर स्थित हैं उसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, है ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया आप साफ रूप में देख पा रहे हैं कि ये एक ही प्लेट पर स्थित हैं, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। भारत को छोड़कर पूरा एशिया और यूरोप जिस प्लेट पर स्थित है उसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकन प्लेटों को अमेरिकन प्लेट कहते हैं। ये देखिए, ये समग्र रूप में एक ही प्लेट पर अवस्थित है ना। इसी तरह से पैसिफिक प्लेट यहां से लेकर पश्चिम में, और यूरेशियन प्लेट जहां से खत्म हो रहा है वहां से पूर्व में, यानी पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। हमने बताया था ना कि चारों दिशाओं में जब महाद्वीपों का अतिक्रमण हो गया तो पैंथालासा काफी सिकुड़ गया, जिसका अवशेष भाग क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर कहलाता है, पैसिफिक ओशन कहलाता है। तो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन प्रशांत प्लेट के ऊपर है। आधा भाग आपको इधर दिख रहा है और आधा भाग इधर दिख रहा है। तो आपने कौन कौन सी प्लेटें देखी,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और ये दक्षिण में पूरा ये जो खाली स्थान देख रहे हैं ये है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये पूरा जो बाहरी दृढ़ स्थलीय भूखंड अर्थात लिथोस्फीयर है, ये 6 प्लेटों में विभाजित है। प्लेटें या तो दूर जाती हैं, या तो पास आती हैं, या तो दूर जाती हैं। ठीक है, प्लेटों के दूर जाने या पास आने की क्रिया को विवर्तनिकी कहते हैं। तो प्लेट किनारों के अध्ययन की दृष्टि से प्लेटों के अध्ययन की दृष्टि से किनारे ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्लेटों की गतियों का जो भी प्रभाव हमें परिलक्षित होता है वो प्लेट किनारों पर परिलक्षित होता है। जहां पर भी हमने पीले कलर की रेखाएं खींची हैं वो इस बात की परिचायक हैं कि प्लेटें दूर हट रही हैं। देखिए, इधर से भी दूर और इधर, मतलब एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। और जो लाल रेखाएं हैं वो इस बात की परिचायक हैं कि प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। क्लियर? ये देखिए, एरो आमने सामने टकरा रहा है, यानी ये कौन सी प्लेट है? यह है यूरेशियन प्लेट, और ये कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। हम यहां पे थोड़ा सा लिख दें, PLT मतलब प्लेट। इसी तरह से ये है यूरेशियन प्लेट, PLT। इसी तरह से ये है अफ्रीकन प्लेट। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को हम इंडियन प्लेट भी कहते हैं। तो जितने भी महाद्वीपीय और महासागरीय भाग हैं, अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो सब कुछ नहीं लिखना है, ये कहानी के रूप में आप सुन रहे हैं, ताकि जब मैं समझाने लगूं तो आपके दिमाग में खाका बना रहे। क्लियर? तो समस्त महाद्वीपीय भाग हो या फिर महासागरीय भाग हो, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये महाद्वीप है और ये महासागर है, समस्त महाद्वीपीय और महासागरीय भाग इन्हीं प्लेटों के ऊपर स्थित है। ये प्लेटों की मोटाई कितनी है? 200 किलोमीटर। सवाल है कि इन प्लेटों के नीचे क्या है? 200 किलोमीटर मोटे इन प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एस्थनोस्फीयर कहते हैं। यानी भूसतह से 200 किलोमीटर की गहराई तक तो दृढ़ स्थलीय भूखंड है जो 6 प्लेटों में विभाजित है। और उस दृढ़ स्थलीय भूखंड के नीचे यानी प्लेटों के नीचे का भाग क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। जहां प्लेट यानी दृढ़ स्थलीय भूखंड कठोर है, ठोस है, वहीं प्लेट के नीचे स्थित दुर्बलता मंडल अर्थात एस्थनोस्फीयर ठोस न होकर अर्ध ठोस है। इसका मतलब अर्ध द्रवीय अवस्था में है। प्लेट के नीचे स्थित दुर्बलता मंडल पेस्ट की अवस्था में, एक पेस्ट की तरह, न पूरा द्रव है न पूरा ठोस है। लेकिन इसके विपरीत एस्थनोस्फीयर भले ही अर्ध ठोस है, लेकिन एस्थनोस्फीयर का घनत्व और द्रव्यमान ज्यादा है, जबकि प्लेटों का घनत्व और द्रव्यमान एस्थनोस्फीयर की तुलना में कम है। यही रीजन है कि जो प्लेटें हैं वो दुर्बलता मंडल अर्थात एस्थनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है। क्यों? क्योंकि अधिक घनत्व वाला दुर्बलता मंडल नीचे है और कम घनत्व वाला प्लेट ऊपर है। तो स्वाभाविक सी बात है, बचपन से पढ़े हैं कि कम घनत्व वाली वस्तु तैरती रहती है, अधिक घनत्व वाली वस्तु डूब जाती है। तो नीचे चूंकि अधिक घनत्व है, इसलिए प्लेटें अधिक घनत्व वाले दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में। तो चूंकि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में या तो दूर जा रही हैं या तो पास आ रही हैं, इसलिए इनके ऊपर स्थित महाद्वीपीय और महासागरीय भाग भी गतिशील हैं, संचरणशील हैं। यही कारण है कि कुछ महाद्वीप दूर जा रहे हैं तो कुछ महाद्वीप आपस में नजदीक आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, कुछ महाद्वीप अगर दूर जाएंगे तो कुछ महाद्वीप नजदीक आएंगे। इसी तरह से कुछ महासागरों का फैलाव हो रहा है, जैसे अटलांटिक महासागर का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। प्लेटें दूर हटेंगी तो अटलांटिक महासागर क्या होगा? फैलाव होता जाएगा। और जैसे जैसे अटलांटिक महासागर का फैलाव होगा, अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर खिसकती चली जाएगी। आप देख रहे हैं, अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर खिसकेगी, अफ्रीकन प्लेट पूरब की ओर जाएगा। जैसे जैसे अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर खिसकती जाएगी, पैंथालासा का अवशेष भाग जो कि प्रशांत महासागर है वो और संकुचित होता जाएगा, और उसी के साथ साथ अटलांटिक महासागर फैलता जाएगा।
फैलने और संकुचित होने की दर क्या होती है, यानी प्लेटों की गति की दर क्या होती है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर वार्षिक। बहुत से सागर खुल रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, और बहुत से सागर बंद हो रहे हैं। आप अगर, हाँ, अब एक चीज और जान लीजिए, अगर महासागरों में फैलाव हो रहा है तो जब 200 किलोमीटर प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो भूगर्भ से क्या निकलेगा, नीचे से क्या निकलेगा, एस्थोनोस्फीयर से लावा निकलता है। ये लावा महासागर की तली पर आकर जम जाता है। लावा के जमते 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 पहाड़ का रूप ले लेता है। यही कारण कि अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक एक पहाड़ की तरह उठी हुई आकृति है। ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, लेकिन इसमें प्रशांत महासागर में, अगर हम प्रशांत महासागर की तली को ऐसे समझें तो प्रशांत महासागर पे बीचों बीच ऐसे पहाड़ की तरह उठा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? तो नीचे से लावा निकलता है। ये लावा जब जमता है तो मध्य महासागर में कटक का निर्माण होता है। इसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। इसी तरह से हिंद महासागर में जब प्लेटें हट रही हैं, दूर जा रही हैं, प्लेटों में अपसरण की क्रिया हो रहा है। ये कौन सी दो प्लेटें हैं, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट में अपसरण की क्रिया हो रही है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहां भी भूगर्भ से लावा निकलता है। ये लावा महासागर के नितल यानी तली पर आकर जम जाकर ठोस हो जाता है। इससे हिंद महासागर में भी मध्य महासागरी कटक का निर्माण हुआ है। हिंद महासागर के कटक को क्या कहते हैं, कार्लसबर्ग कटक कहते हैं। कार्लसबर्ग कटक थोड़ी देर में लिख के बताऊंगा। मध्य अटलांटिक कटक, कार्लसबर्ग कटक। तो कुछ महासागर फैल रहे हैं, कुछ महासागर संकुचित हो रहे हैं। ये जो कार्लसबर्ग कटक है, आप देख रहे हैं लाल सागर में घुसता जा रहा है। इसका मतलब लाल सागर फट रहा है। लाल सागर में नीचे जो तली है वो फैल रही है धीरे धीरे। आप ध्यान से देखेंगे तो जो अरब प्रायद्वीप है उसका पश्चिमी तट, आप इसको अगर फिट कर सकते हैं तो ये फिट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर आप अगर आप अरब प्रायद्वीप को पश्चिम में ले जाएं, अफ्रीका को पूरब में ले जाएं, तो देखिए इसमें जाके ये सट जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। जैसे एक ही वस्तु के दो टुकड़े कर दिए गए हों। अरब प्रायद्वीप को आप फिर से अफ्रीका में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अरब प्रायद्वीप पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा अफ्रीका से टूट गया। अरब प्रायद्वीप का हिस्सा अफ्रीका से टूट क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे अपसरण हो रहा है। ये अपसरण वाला हिस्सा अंदर तक जा रहा है। आप समझिएगा, जहां प्लेटों का अपसरण हो रहा है यहां भी प्लेटों का अपसरण प्रारंभ हो रहा है लाल सागर में, यानी लाल सागर का धीरे धीरे फैलाव होता जाएगा। कार्लसबर्ग कटक जो अभी हिंद महासागर में है, कार्लसबर्ग कटक का विस्तार कहां तक हो जाएगा? लाल सागर में होता जाएगा, यानी लाल सागर और फैलता जाएगा। लाल सागर के उत्तर में ये जो खाड़ी है, अरब फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी संकुचित होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लाल सागर फैलेगा अरब प्रायद्वीप उत्तर की तरफ जाएगा और फारस की खाड़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। क्लियर? पूर्वी अफ्रीका में देखते हैं, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में एक अजीबोगरीब घटना आजकल दिखाई दे रही है। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये घटना क्या है? पूर्वी अफ्रीका में रिफ्ट घाटी का निर्माण हो रहा है। रिफ्ट घाटी मतलब पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का निर्माण हो रहा है। भूभ्रंश घाटी मतलब जब धरातल नीचे की ओर धसकने लगता है, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। हॉलीवुड फिल्म में दिखाता है अचानक धसक गया, लेकिन पूर्वी अफ्रीका में धरातल की धसकने की क्रिया लाखों सालों से चल रही है। यहाँ पे धरातल धीरे धीरे नीचे की तरफ धसक रहा है, इसलिए पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का निर्माण हो रहा है जो गहरी हो रही है। क्यों? क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में नीचे जो प्लेट है उसमें अब अपसरण की क्रिया शुरू हो रही है। प्लेट दूर जा रही है एक दूसरे से। प्लेट जिस तरह से भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो कटक का निर्माण हो गया, इसी तरह से भारत कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ तो जिस प्लेट के सहारे दरार हुआ, भारत जब दूर हुआ तो बीच में प्लेट में दरार पड़ी, नीचे से लावा आया, कार्लसबर्ग कटक का निर्माण हुआ। भारत दूर खिसका, प्लेट में दरार पड़ी, नीचे से लावा आया, कार्लसबर्ग कटक का निर्माण हुआ। उसी तरह से पूर्वी अफ्रीका में भी अभी प्लेट टूटी नहीं है, लेकिन प्लेटों में फैलाव
दूर जाने की क्रिया शुरू हो गई है। एक प्लेट इधर जा रही है और इधर वाली प्लेट इधर जा रही है, यानी प्लेट की मोटाई जो 200 किलोमीटर होती है वो पूरी अफ्रीका में धीरे धीरे पतली होती जा रही है। अफ्रीका के नीचे जो 200 किलोमीटर प्लेट है मोटी, वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। वो पतली हो रही है क्यों? क्योंकि दूर जा रही है। किसी भी वस्तु को जब आप खींचते हैं तो उसकी मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसी भी वस्तु को अगर खींच देंगे, इस कलम को आप खींच देंगे तो उसकी मोटाई धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसीलिए पूरी अफ्रीका में धरातल नीचे की तरफ धंसक रहा है। नीचे की तरफ धंसक रहा है क्योंकि विषुवत रेखा के सहारे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए एक नदी का उद्भव हो गया है। उस नदी का नाम है नील नदी। नील नदी यही विषुवत रेखा पर विक्टोरिया झील है। नील नदी विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर ही क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, साथ ही यहाँ पर धरातल नीचे की तरफ धंसक रहा है। विषुवत रेखा पर इसी के सहारे देखिए रिफ्ट घाटी है, धरातल नीचे की तरफ धंसक गया है, इसलिए वर्षा का पानी भर गया है गड्ढे में। उस गड्ढे को हम कहते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, चूंकि दरार घाटी का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, इसलिए निकलने वाली नदी जिसको हम नील नदी कहते हैं, इस विक्टोरिया झील से निकलकर इसी दरार घाटी के सहारे बहती हुई भूमध्य सागर में चली जा रही है। यानी नील नदी कहाँ बहती है? पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी में बहती है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी धीरे धीरे इतनी गहरी होती जा रही है कि अफ्रीका में जो भी बारिश होता है, जो भी बारिश का पानी है पूर्वी अफ्रीका में, वो संचित होता जा रहा है। बारिश के पानी से संचित होने से मलावी लेक और कौन कौन सी झीलें हैं? विक्टोरिया झील है ना, टंगनिका लेक, मलावी लेक, कौन कौन सी झीलों का यहाँ पे निर्माण हुआ है? आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी झीलों का निर्माण रिफ्ट घाटी में ही हुआ है, क्योंकि रिफ्ट घाटी धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसक रही है, प्लेट फैलती चली जा रही है। जब पूरी अफ्रीका के नीचे स्थित प्लेट पूरी तरह से गल जाएगी और टूट जाएगी, यानी विपरीत दिशाओं में जब प्रवाह उसमें स्वतंत्र रूप से शुरू हो जाएगा, तो पूर्वी अफ्रीका नीचे की तरफ धंसक जाएगा। अफ्रीका का पूर्वी भाग, जैसे कभी भारत अलग होकर उत्तर पूर्व की तरफ चला गया था, उसी तरह से अफ्रीका का पूर्वी भाग भी मूल अफ्रीका से टूट जाएगा और उत्तर पूर्व की तरफ चला जाएगा। इसी प्रक्रिया से भारत भी अफ्रीका से अलग हुआ था। मेडागास्कर भी इसी प्रक्रिया से अफ्रीका से अलग हुआ। मेडागास्कर भी पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेडागास्कर टूट गया, भारत टूट गया, अब पूर्वी अफ्रीका टूट रहा है। तो जब ये धंसक जाएगा तो पूर्वी अफ्रीका टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगेगा। साथ ही जैसे धंसक जाएगा तो लाल सागर की तरह एक नीला सागर का विस्तार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नील नदी बहती है, तो ये जब टूट जाएगा तो बीच में समुद्र का जल भर जाएगा। ये देखिए भूमध्य सागर यहाँ तक हो जाएगा, चलाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यहाँ से भूमध्य सागर और लाल सागर भी इससे जुड़ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से लाल सागर का निर्माण हुआ था। कब? जब अरब प्रायद्वीप अफ्रीका से टूटकर उत्तर की तरफ गया तो लाल सागर बन गया। पूर्वी अफ्रीका जब अफ्रीका से टूटेगा तो नील नदी बहती है, तो इसे हम नीला सागर कह देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सागर का विस्तार हो जाएगा। धीरे धीरे जिस तरह से लाल सागर में कार्लसबर्ग कटक का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से नीला सागर में भी कटक का निर्माण होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब पूर्वी अफ्रीका टूटकर अलग होगा तो नीचे प्लेट टूट चुकी है, नीचे प्लेट टूट जाएगी तो नीचे से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। उस लावा के जमाव से नीला सागर में कटक का निर्माण हो जाएगा। जैसे अटलांटिक महासागर में पहले अफ्रीका दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, यानी नीचे स्थित प्लेट में विखंडन हो गया, प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाने लगी, तो प्लेटों के बीच दरार पड़ गया, यानी नीचे दुर्बलता मंडल पर दबाव कम हो गया और रिक्त स्थान बन गया। जब प्लेटें टूटती हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान, गैप बन जाता है। नीचे दुर्बलता मंडल से लावा बाहर निकलता है और इस दरार को भरने का प्रयास करता है, जिससे सागर नितल पर हमेशा लावा का प्रवाह होता रहता है। वही लावा जब जमता है तो मध्य महासागरी कटक का निर्माण होता है। हमने आपको एक स्टोरी सुनाई, चलिए स्टोरी कैसी लगी इस बारे में टिप्पणी कर लीजिएगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अब मूल चैप्टर पे आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट क्या है? प्लेट क्या है? देखिए, आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, वो रासायनिक संरचना थी। आपने पढ़ा कि पृथ्वी की तीनों अलग अलग परतों में सियाल है, सीमा है और निफे है ना। रासायनिक संरचना के आधार पर उनका नामकरण किया गया। सियाल सिलिका एल्युमिनियम, सीमा सिलिका मैग्नीशियम, निफे निकेल और फेरस। उसी तरह से पृथ्वी का आंतरिक विभाजन भी किया गया है।
जिस तरह से क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये रासायनिक विभाजन है, लेकिन जब यांत्रिक विभाजन करते हैं तो थोड़ा दूसरा विभाजन है। डोंट वरी, आज से पृथ्वी का अंदरूनी यांत्रिक विभाजन नहीं पूछेगा, यांत्रिक परतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है, बस इतना जानना है कि भू सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई को भाग को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं दृढ़ स्थलीय भूखंड। भू सतह से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग दृढ़ स्थलीय भूखंड है। ये मोटा भाग 200 किलोमीटर का जो मोटा भाग है वो यांत्रिक रूप से एक ही भांति व्यवहार करता है, क्योंकि ये दृढ़ स्थलीय भूखंड है। इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर के अंतर्गत क्या क्या है? क्रस्ट की मोटाई कितनी है औसतन? 30 किलोमीटर, कल पढ़ा था ना। क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर। उसके नीचे क्या है? मेंटल, यानी मेंटल का ऊपरी भाग। आप समझ लीजिए, ये क्या है? ये है क्रस्ट, है ना। कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे क्या है? 700 किलोमीटर तक क्या है? ऊपरी मेंटल, है ना, ऊपरी मेंटल। ये क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल। लेकिन भू सतह से हम जब 200 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, भू सतह से जब आप 200 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, यानी यहां तक, तो यांत्रिक रूप से यह पूरा भाग एक भांति व्यवहार करता है। यानी केवल क्रस्ट ही ठोस नहीं है, क्रस्ट के नीचे भी 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग कठोर चट्टान है। इसे हम दृढ़ स्थलीय भूखंड कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्लियर? शुरू करते हैं। भू सतह से 200 किलोमीटर का जो मोटा ऊपरी परत है पृथ्वी का, उसे हम दृढ़ स्थलीय भूखंड यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। यांत्रिक रूप से 200 किलोमीटर यह भाग एक ही भांति व्यवहार करता है। इसके अंतर्गत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल करते हैं। यह ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग यानी इतना। लिथोस्फीयर के अंतर्गत क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल करते हैं। लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है? औसतन 200 किलोमीटर है। लिथोस्फीयर की मोटाई महाद्वीपों पर कुछ ज्यादा है। क्यों? लिथोस्फीयर की मोटाई महाद्वीपों पर कुछ ज्यादा है और महासागरों पर कुछ कम है ना। यह महासागरीय भाग, महाद्वीपों पर लिथोस्फीयर की मोटाई ज्यादा है और महासागरों पर इसकी मोटाई कम है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है। आपने कल पढ़ा था ना, ये देखिए, महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है, इसलिए महाद्वीपों पर लिथोस्फीयर की मोटाई भी ज्यादा है। तो लिथोस्फीयर कठोर है, दृढ़ स्थलीय भूखंड है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट काफी मजबूत चट्टानें होते हैं। इसके ऊपरी भाग में ग्रेनाइट पाया जाता है और निचले भाग में हम 200 किलोमीटर का लिथोस्फीयर दिखा रहे हैं। लिथोस्फीयर के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है, जबकि निचले भागों में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। इसलिए दृढ़ स्थलीय भूखंड यांत्रिक रूप से एक ही भांति व्यवहार करता है। लिथोस्फीयर के नीचे 200 किलोमीटर से 360 किलोमीटर की गहराई तक एस्थेनोस्फीयर है। इसे हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर अर्धठोस अवस्था में है। 200 किलोमीटर की गहराई से 360 किलोमीटर की गहराई तक का भाग अर्धठोस अवस्था में है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसे हम प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। प्लास्टिक जोन, क्योंकि प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, पेस्ट की तरह बिहेव करता है, तो इसे हम दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर को हम प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर अर्धठोस यानी अर्धद्रव अवस्था में जरूर है, लेकिन इसका घनत्व और द्रव्यमान लिथोस्फीयर से ज्यादा है। घनत्व और द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण लिथोस्फीयर अपने नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हुई अवस्था में है, यानी उसमें डूब नहीं सकता। ये अर्धद्रव यानी अर्धठोस जरूर है, लेकिन इसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है। अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है कि दुर्बलता मंडल के नीचे क्या है या एस्थेनोस्फीयर के नीचे क्या है और ये क्या है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। मोटा रूप से 2800 किलोमीटर तक के भाग को मेसोस्फीयर कहते हैं। मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, और इसे क्या कहते हैं? गंभीर मंडल। गंभीर मंडल। क्रस्ट, सॉरी कोर, ये कोर वाला भाग है मोटे रूप में। कोर को गंभीर मंडल के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है।
और दुर्बलता मंडल के नीचे जो मेंटल है, एस्थेनोस्फीयर के नीचे जो मेंटल का भाग है उसे हम मेसोस्फीयर कह देते हैं, मध्य मंडल कह देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अध्ययन की दृष्टि से लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर का ही महत्व ज्यादा है। तो आपने पढ़ा कि लिथोस्फीयर का घनत्व कम, एस्थेनोस्फीयर का ज्यादा, इसलिए लिथोस्फीयर की सभी जो 6 बड़ी प्लेटें हैं वो नीचे स्थित दुर्बलता मंडल पर तैरती हुई अवस्था में। क्लियर? हमारा जो दृढ़ स्थलीय भूखंड है, आप समझ गए? मैं इस मोटाई की बात कर रहा हूं, इसकी, ये बाहरी, इसकी मोटाई कितनी है? 200 किलोमीटर। हमारा जो दृढ़ स्थलीय भूखंड है ये किसी क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है, ठीक है? ये दृढ़ स्थलीय भूखंड किसी क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर 6 अलग अलग प्लेटों में, यानी बीच बीच में इनमें दरार है, बीच बीच में इनमें दरार है। तो लिथोस्फीयर किसी दृढ़ स्थलीय, पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ स्थलीय भूखंड किसी क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है, ठीक है? इन प्लेटों के स्वभाव और गतियों से संबंधित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। चूंकि प्लेटें नीचे स्थित दुर्बलता मंडल पर तैरती हुई अवस्था में हैं, तो गतिशील हैं, तो इन प्लेटों की गतियों और स्वभाव से संबंधित अध्ययन को ही हम प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये चित्र बना हुआ आप इससे समझ सकते हैं कि नीचे दुर्बलता मंडल है, ये भूसतह का 0 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, और ये 200 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर तक का दुर्बलता मंडल वाला भाग है। दुर्बलता मंडल जो है कि अर्धठोस अवस्था में जरूर है, लेकिन इसका घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है। अब सवाल है कि भूपटल पे 6 बड़ी प्लेटों का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये चित्र आपको बना लेना है। जब आप बताएंगे कि भूपटल पर 6 बड़ी प्लेटों की पहचान की गई है, ये 6 बड़ी प्लेटें कौन सी हैं? पहला, यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, हमने पहले ही बता दिया कि इंडियन प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट के ऊपर स्थित हैं। अफ्रीकन प्लेट, चौथा अमेरिकन प्लेट, दोनों अमेरिकन महाद्वीप एक ही प्लेट पर हैं, अमेरिकन प्लेट। पांचवा प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट, छठा अंटार्कटिका प्लेट, तो ये 6 बड़ी प्लेटें हैं। नेक्स्ट, चूंकि ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गतिशील अवस्था में हैं, इसलिए इन प्लेटों के ऊपर स्थित महाद्वीपीय और महासागरीय भाग भी इन प्लेटों के साथ ही प्रवाहित होते रहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटों की गतियों का प्रभाव प्लेट किनारों पर ही परिलक्षित होता है। या तो महासागरों में कार्लसबर्ग कटक, मध्य महासागरीय कटक जैसे कटकों का निर्माण होता है, कटक को इंग्लिश में रिज कहते हैं, या फिर जहां पर प्लेटें टकराती हैं वहां पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय और आल्प्स पर्वत, है ना, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, काकेशस पर्वत। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, एक प्लेट इधर गई, एक प्लेट इधर आई। ये कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट। यह पैसिफिक प्लेट का एक उपभाग है, इसे नजका प्लेट कहते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। पैसिफिक प्लेट के पूर्वी भाग में एक छोटी प्लेट है, उसे हम नजका प्लेट कहते हैं। तो जब नजका प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर देखिए दुनिया के सबसे विशाल एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। उसी तरह से
उसी तरह से ये प्लेट आगे बढ़ गई उत्तर दिशा में और यहां पर भी टकराव जारी है। यहां पर पैसिफिक प्लेट का कोई उपभाग नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा पैसिफिक प्लेट ही टकरा रही है अमेरिकन प्लेट से, है ना। पूरा का पूरा पैसिफिक प्लेट ही अमेरिकन प्लेट से यहां पर टकरा रहा है। ओह माय गॉड, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, बचा हुआ है। हाँ, ये देखिए पूरा का पूरा पैसिफिक प्लेट ही अमेरिकन प्लेट से टकरा रहा है। यहां पर अमेरिकन प्लेट नजका प्लेट से टकरा रहा है। जहां भी लाल रेखा है वहां पर प्लेटें टकरा रही हैं। तो पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट के टकराव से दुनिया के सबसे लंबे एंडीज वलीद पर्वत का निर्माण हुआ और उसके बाद रॉकीज पर्वत का निर्माण अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के टकराव से हुआ है। प्लेटों के टकराने को अभिसरण कहते हैं। तो हमने बताया कि चूंकि सभी महाद्वीपीय और महासागरीय भाग इन प्लेटों के ऊपर स्थित हैं, इसलिए इन प्लेटों के सहारे भी महासागरीय और महाद्वीपीय भाग भी गतिशील हो रहे हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन प्लेटों के किनारे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटों की गतियों का प्रभाव इनके किनारों पर ही परिलक्षित होता है। प्लेट चाहे भूकंप निर्माणकारी घटना हो, भूकंपीय घटना हो, ज्वालामुखी क्रिया हो, पर्वत निर्माणकारी घटना हो, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण हो, आइसलैंड की तरह द्वीपों का निर्माण हो जाए, यहाँ पर हम सब बताएंगे। चाहे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण हो, पर्वत निर्माणकारी घटना हो, भूकंप या ज्वालामुखी की घटनाएं हो, जापान और फिलीपींस की सहारे भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं हो, इन सभी विवर्तनिक घटनाओं या विवर्तनिक क्रियाओं की व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी किनारों के सहारे की जा सकती है। वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थियरी पर्वत निर्माणकारी कटकों का निर्माण, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण, ज्वालामुखी और भूकंप इत्यादि घटनाओं की व्याख्या प्लेट किनारों के सहारे पूरी तरह से करने में सक्षम है। रिपीट कर रहा हूं, प्लेट टेक्टोनिक थियरी पर्वत निर्माणकारी, मध्य महासागरीय कटकों के निर्माण, ज्वालामुखी द्वीपों के निर्माण, भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं की व्याख्या प्लेट किनारों के सहारे करने में पूरी तरह से सक्षम है। क्लियर? नेक्स्ट, अब सवाल है कि प्लेट किनारे होते कितने की तरह हैं। प्लेटों के किनारे ही अध्ययन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हम प्लेटों के बीच के भाग का अध्ययन नहीं करते, केवल किनारों का अध्ययन करते हैं। तो चूंकि प्लेट किनारे ही अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सवाल उठता है कि क्या प्लेट किनारे एक ही जैसे होते हैं? नहीं, आपने देखा कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं, कुछ प्लेटें पास आ रही हैं। तो इस लिहाज से प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं: रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, यहां संक्षेप में समझाया गया है। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं। क्या होती हैं? यानी प्लेटों में अपसरण की क्रिया चलती है। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे प्लेटों में अपसरण की क्रिया चलती है, दूर हटती हैं, यानी प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं। कहां? रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे। उसी तरह से विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें आमने सामने विपरीत दिशाओं से आकर अभिसरित होती हैं, आमने सामने अभिसरित होती हैं, है ना। यानी विनाशी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दो प्लेटों के अभिसरण से विनाशी प्लेट किनारे का निर्माण होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दो प्लेटों के अपसरण से रचनात्मक प्लेट किनारे का निर्माण होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं। क्लियर? संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटें न तो टकराती हैं और न ही दूर हटती हैं, बल्कि संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटें अगल बगल सरकती हैं। अगल बगल सरकने की प्रक्रिया में रगड़ उत्पन्न होती है, इसलिए दुनिया में तीव्रतम भूकंप संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे आता है। एक हॉलीवुड मूवी आई थी सैन एंड्रियास, रॉक की मूवी थी, रॉकी, सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास अमेरिका में जो यूएसए है ना, यूएसए में यहाँ पर प्लेटें न तो रचनात्मक है न विनाशी है, बल्कि संरक्षी प्लेट किनारे हैं, अगल बगल सरकने वाली। सैन एंड्रियास फॉल्ट यहीं पर है, जहाँ पर मैक्सिको के ठीक ऊपर, वहाँ पर प्लेटें अगल बगल सरकती हैं। इसलिए सेंट एंड्रियास में बहुत ही भीषण भूकंप के झटके आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर दबाव धीरे धीरे संचित हो रहा है। वो दबाव मतलब प्लेटें जब आमने सामने जब रगड़ती हैं एक दूसरे को तो दबाव संचित होता है।
लेकिन जब रगड़ती हैं कभी कभी अचानक से दबाव मुक्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे स्प्रिंग को आप कब तक दबाए रखेंगे? कभी तो स्प्रिंग छूटेगा और जैसे ही छूटेगा बहुत तेजी से ऊपर उछलता है ना, तो उसको कहते हैं दबाव का मुक्त हो जाना। तो जब यहाँ कभी भीतर दबाव मुक्त होगा तो माना जाता है कि पूरे के पूरे अमेरिका को तोड़ कर रख देगा, अमेरिका को दो भागों में भी तोड़ सकता है। बहुत खतरनाक फॉल्ट है सैन एंड्रियास, क्योंकि उसके नीचे दो प्लेटें, उसके नीचे संरक्षित प्लेट किनारे हैं जो अगल बगल सरकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित प्लेट किनारा कहाँ है? सैन एंड्रियास फॉल्ट के नीचे। संरक्षित प्लेट किनारे के ऊपर फॉल्ट का निर्माण हो जाता है क्योंकि भूभाग धसक जाता है, तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। भ्रंश की इंग्लिश है फॉल्ट। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो दरार पड़ जाता है ना, रिक्त स्थान बन जाता है। प्लेटों की मोटाई कितनी है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर, जब प्लेटें दूर हटती हैं तो एस्थेनोस्फीयर से दबाव कम हो जाता है। परिणामस्वरूप दबाव कम होते ही वहां की चट्टानें पिघल कर बाहर आ जाती हैं क्योंकि नीचे बड़ी गर्मी है, लिथोस्फीयर के नीचे काफी गर्मी है। जैसे ही रिक्त स्थान बनता है और एस्थेनोस्फीयर पर दबाव कम होता है, चट्टानें पिघलकर लावा के रूप में बाहर आती हैं, है ना। लावा के रूप में जब बाहर आती हैं तो रिक्त स्थान को भर देती हैं। ये रिक्त स्थान फिर से भर जाता है। रिक्त स्थान के भरने से क्या होता है? नई क्रस्ट का निर्माण होता है। नई क्रस्ट का निर्माण होता है। लेकिन प्लेटों को विपरीत दिशाओं में सरकना जारी है। प्लेटें फिर सरकेंगी, फिर बीच में गैप बन जाएगा। प्लेटें फिर सरकेंगी, बीच में फिर से गैप बन जाएगा, फिर से गैप बनेगा, यानी प्लेट अब बढ़कर कहां तक चली आई? प्लेट बढ़कर चली आई यहां तक, है ना, यहां तक, क्योंकि प्लेटें लगातार विपरीत दिशाओं में सरकती जाएंगी। तो ये जमकर ठोस हो गया था, लावा बाहर निकला था तो ये हिस्सा जमकर ठोस हो गया था। अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अभी नहीं लिखना है। अभी बस इतना लिखना है कि 3 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक, विनाशी, संरक्षित। चित्र बनाकर दिखा देना है, समझा रहा हूं। फिर से जब प्लेटें विपरीत दिशा में सरकेंगी तो फिर से रिक्त स्थान बन जाएगा, क्लियर। या फिर नीचे से लावा जब निकलेगा तो ये नवनिर्मित क्रस्ट को तोड़ देगा। लावा जब नीचे से निकलेगा तो नवनिर्मित क्रस्ट को तोड़ देगा और फिर से लावा बाहर निकलेगा। जब फिर से नीचे से लावा बाहर निकलेगा तो फिर से जब लावा जमकर ठोस होगा तो फिर से नई क्रस्ट का निर्माण होगा, यानी प्लेटों के अपसरण की क्रिया और नीचे से लावा का निस्राव मतलब बाहर निकलना लगातार जारी रहता है। इसके चलते जैसे जैसे प्लेट हटती रहती है नए क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। प्लेटें दूर होकर रिक्त स्थान बनाती हैं, उस रिक्त स्थान का लावा भरता है, लावा जमकर ठोस होता है, फिर से 200 किलोमीटर क्रस्ट का, मोटा मोटा बता रहा हूं क्योंकि महासागरों में क्रस्ट पतला होता है और लिथोस्फीयर भी पतला होता है। तो महासागरों में 200 किलोमीटर नहीं होता। हमने बताया ना कि लिथोस्फीयर की मोटाई महाद्वीपों पर अधिक है, महासागरों पर ही पतली है। तो जब प्लेटें हटती हैं रिक्त स्थान बनता है, नीचे से लावा निकलता है, जमकर ठोस होता है, फिर से रिक्त स्थान भर जाता है। हम कह सकते हैं कि रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे नए पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब क्रस्ट का निर्माण होता है। विनाशी प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं। जो मजबूत प्लेट होती है वो कमजोर प्लेट को पीछे की ओर ढकेल के नीचे घुस जाती है। ऐसे दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित हुई, मजबूत प्लेट कमजोर प्लेट को पीछे से ढकेलती है और नीचे घुस जाती है। इसका मतलब विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है, पदार्थ का विनाश होता है। कैसे? वो प्लेट जो नीचे घुस गई मेंटल में चली जाती है, नीचे झुककर मेंटल में चली गई, तो वहां पर क्या हो गया? क्रस्ट का विनाश हुआ। इसका मतलब क्रस्ट का निर्माण और क्रस्ट का विनाश ये दोनों साथ साथ चलता है। एक तरफ क्रस्ट का निर्माण होता है, कहां पर? महासागरों में, क्योंकि रचनात्मक प्लेट किनारे महासागरों में पाए जाते हैं, इसलिए क्रस्ट का निर्माण महासागरों में होता है। और जबकि महाद्वीपों पर क्रस्ट का विनाश होता है। एक मजबूत प्लेट दूसरे को ढकेल कर नीचे चली जाती है तो क्रस्ट का विनाश होता है। कमजोर प्लेट जब मुड़ गई तो ये क्या है? वलित पर्वत है। ये क्या है? वलित पर्वत है। कैसे? हम बताएंगे। तो महाद्वीपों पर क्रस्ट का विनाश होता है, वहीं वलित पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है, जैसे हिमालय और एंडीज। तो हम अभी बताते जा रहे हैं, उसे समझते जाइए। अब देखते हैं रचनात्मक प्लेट किनारे 3 तरह के हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षित। रचनात्मक प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं, मतलब दूर हटती हैं।
रचनात्मक प्लेट किनारे महासागरों में पाए जाते हैं। ये जो डॉट डॉट है ये पानी है। ये क्या है? डॉट डॉट पानी है। पानी के नीचे महासागर की तली है। महासागर की तली मतलब प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट ए, प्लेट बी। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे प्लेटों में अपसरण होता है, अर्थात प्लेटें दूर हटती हैं। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है। इसकी विशेषता क्या है? इस प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है। अपसरण की प्रक्रिया में जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो रिक्त स्थान बन जाता है। साथ ही एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल पर दबाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर से दबाव कम होने पर लावा बाहर की ओर निकलता है, गर्म लावा बाहर निकलता है और रिक्त स्थान को भर देता है। इससे महासागरों की तली पर क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है। पुनः जब लावा का उद्भेदन होता है, पुनः जब लावा का उद्भेदन मतलब अरे भाई लावा निकलेगा तो इसको तोड़ देगा ना, इसको भेद देगा न, जो नया क्रस्ट बना था यहाँ पे, फिर से जब लावा निकलेगा तो लावा इस नए क्रस्ट को फिर से तोड़ देगा, क्योंकि प्लेटें दूर हटेंगी, रिक्त स्थान बनेगा, लावा निकलेगा और वो नवनिर्मित क्रस्ट जो थोड़े दिन पहले बना था वो नवनिर्मित क्रस्ट को तोड़ देगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं लावा का उद्भेदन। पुनः जब लावा का उद्भेदन होगा तो यह लावा नवनिर्मित क्रस्ट को तोड़ देगा, है ना, और प्लेटें विपरीत दिशा में सरक जाएंगी। इससे नई क्रस्ट का निर्माण होता है और साथ साथ सागर नितल का प्रसार भी होता रहता है। सागर की जो तली है, नवनिर्मित क्रस्ट के विखंडन के साथ साथ सागर तली का प्रसार होता है ना। नवनिर्मित जो क्रस्ट है दो भागों में टूटकर विपरीत दिशाओं में सरक जाती है। हम फिर से बता रहे हैं कि पुनः जब लावा का उद्भेदन होता है तो नवनिर्मित क्रस्ट टूटकर दो विपरीत दिशाओं में खिसक जाती है। इससे सागर के नितल का प्रसार होता है, ठीक वैसे जैसे अटलांटिक महासागर फैल रहा है। ये जो क्रिया हमने बताया प्लेटों के फैलने का या प्लेटों के अपसरण की, यह क्रिया मध्य महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न हो रही है। प्लेटों की अपसरण की यह क्रिया मध्य महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न हो रही है। वास्तव में ये जो कटक है ना, कटक जो है प्लेट किनारों के ऊपर ही स्थित है। ये जो कटक है, मध्य अटलांटिक कटक हो चाहे कार्लसबर्ग कटक हो, ये प्लेट किनारों के ऊपर ही स्थित है और इन मध्य महासागरीय कटक का निर्माण लावा के जमाव से हुआ है। जब लावा बाहर आता है तो ठोस हो जाता है। इस प्रकार से सागर के बीचों बीच, महासागर के बीचों बीच पर्वत जैसी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। इसे हम मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक कटक और हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक। क्लियर? स्वयं इन मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण भी लावा के जमाव से ही हुआ है ना। ये कोई अलग से नहीं बने हैं, क्योंकि ये जो मध्य महासागरीय कटक हैं ये मेंटल से निकलने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। मध्य महासागरीय कटक मेंटल से, हमने बताया, आपने कहीं पढ़ा होगा, फिर इन बातों का जिक्र आएगा कि कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं। हम अभी इसी चैप्टर के बाद में हम बताएंगे कि प्लेटों में प्रवाह होता कैसे है, तब वहां पे इस बात का जिक्र करेंगे कि प्लेटों में प्रवाह के लिए कारक बल कौन सा है, हम बताएंगे बाद में। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, इसके चलते संवहन तरंगें उठती हैं तो भूपटल में नीचे टकराकर संवहन तरंगें विपरीत दिशाओं मुड़ जाती हैं। क्लियर? यहां भी संवहन तरंग उठ रही है, विपरीत दिशाओं मुड़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि एक जगह पर अगर संवहन तरंगें भूपटल के नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, तो वहीं ये संवहन तरंग कहीं कहीं टकराएगी दूसरी संवहन तरंग से, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर यहाँ पर संवहन तरंगें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो यहाँ पर संवहन तरंगें टकराएंगी। ये देखिए यहाँ पे दूर गई विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे आकर टकरा गई। समझे आप? तो ये जो मध्य महासागरीय कटक है ये संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। जब कभी एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाले लावा का बहुत ही तीव्र प्रवाह होता है, जब एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाले लावा का प्रवाह और निक्षेपण काफी तीव्र होता है,
लावा खूब तेजी से निकलता है मध्य महासागर के ऊपर और उसका निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। जब जमाव हो जाता है तो ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि लावा जमकर ठोस होते हुए सागर सतह के ऊपर तक चला जाता है। यह क्या है? आइसलैंड है। आइसलैंड का निर्माण हम फिर से बता दें, जब मध्य महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाले लावा का निक्षेपण बहुत तेजी से होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ निक्षेपण बहुत तेजी से होता है, तो जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं वो समुद्र सतह के ऊपर तक चली आती हैं। इससे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आइसलैंड और ओजोर्क। आइसलैंड अटलांटिक महासागर में आइसलैंड और ओजार्क ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे आइसलैंड में ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट होता है, क्योंकि लावा कहाँ विस्फोट होगा? अंदर ही अंदर चला आता है, अंदर ही अंदर चला आता है। यहाँ उसने अपनी दरारें बना ली हैं। अब अगर लावा का उद्भेदन होगा तो यहाँ पे होगा। अक्सर आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके चलते पूरा का पूरा आसमान काले राख से भर जाता है, हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो आइसलैंड ज्वालामुखी क्रिया की दृष्टि से काफी संवेदनशील है, क्योंकि आइसलैंड कहाँ है? आइसलैंड यहाँ पे है, मध्य महासागरीय कटक के ऊपर यहाँ पर स्थित है ना? इसलिए नहीं, मैंने गलत जगह बता दिया है। आइसलैंड यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे तो कटक है, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फ्रांस मान लें और स्पेन, तो इसके उत्तर में जाने पर यहाँ पर आइसलैंड है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है। आइसलैंड द्वीप कैसे बना? क्योंकि लावा का मध्य महासागरीय कटक के सहारे लावा ऊपर की ओर उठा, तेजी से समुद्र सतह के ऊपर उठा, ज्वालामुखी द्वीप बन गया। नेक्स्ट, तो आपने देखा कि किस तरह से रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके बाद अगला जो बचा हुआ है वह है, अच्छा हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रचनात्मक प्लेट किनारे पृथ्वी पर कितनी जगहों पर बनते हैं। आइए देख लेते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारे पृथ्वी पर 3 जगहों पर बनते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारे पृथ्वी पर 3 जगहों पर बनते हैं। कहां कहां? हम फिर से दिखा दें, पूरे मैप में पहले देख लीजिए। रचनात्मक प्लेट किनारे पृथ्वी पर एक तो अटलांटिक महासागर में बनेंगे, दूसरे ये देखिए क्योंकि प्लेटें दूर हट रही हैं, यहाँ पर हिंद महासागर में बनेंगे, यहाँ भी प्लेट दूर जा रही है, इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ और अफ्रीकन प्लेट पश्चिम की तरफ, तो यहाँ भी रचनात्मक प्लेट किनारा है क्योंकि प्लेटें दूर जा रही हैं और यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। महासागरों में देखिए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। तो रचनात्मक प्लेट किनारा भूपटल पर मुख्य रूप से 3 जगहों बनता है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में। हमने बताया ना कि पूर्वी अफ्रीका टूट रहा है, पूर्वी अफ्रीका के नीचे स्थित प्लेट विपरीत दिशाओं में सरक रही है, इससे अफ्रीका में भूभ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। अफ्रीका का धरातल नीचे की तरफ धसक रहा है क्योंकि नीचे प्लेटें दूर जा रही हैं। जब अफ्रीका के नीचे स्थित प्लेट पूरी तरह से दूर हट जाएगी, टूट जाएगी, तो भूभ्रंश घाटी नीचे की तरफ धसक जाएगी, यहाँ पर सागर का विस्तार हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका टूटकर पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगेगा, जैसे भारत अफ्रीका से टूटकर दूर हुआ और मेडागास्कर दूर हुआ। तो रचनात्मक प्लेट किनारे 3 जगह पर है, अटलांटिक, हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी के नीचे, है ना, भूभ्रंश घाटी के नीचे, रिफ्ट घाटी के नीचे। एक अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और पूर्वी अफ्रीका में। अटलांटिक महासागर में आइए बना लेते हैं, वहां पे बनाया हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, क्या जाता है। अटलांटिक महासागर एस की आकृति का है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर एस की आकृति का है, मतलब ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच दरार पड़ा हुआ है। देखिए इसके सहारे प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, एक प्लेट इधर जाएगी और एक प्लेट इधर जाएगी। ये कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। और ये कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट। ये कौन सा कटक है? मध्य अटलांटिक कटक।
कैसे निर्माण हुआ आप सब जान चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले सारा कुछ बताया हूँ, ये सारा खेल आप पढ़ चुके हैं। मध्य अटलांटिक कटक, कटक को इंग्लिश में रिज कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक। दूसरा स्थल कौन सा है जहां पे निर्माण हो रहा है, रचनात्मक प्लेट किनारा पाया जाता है? दूसरा प्लेस आपका है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में ऐसे आ गया है। हाँ, हम चित्र ऐसे जरूर बना रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों पे आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए कि सर आपने तो कहा कि इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। अरे ठीक है, समझाने के लिए चित्र ऐसे ही बनाते हैं। तो ठीक है, इधर कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट। इधर कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। ये कौन सा कटक है? कार्लसबर्ग कटक। कार्लसबर्ग कटक है ना। इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दोनों के दूर हटने से नीचे से लावा बाहर निकला सागर नितल पर और कार्लसबर्ग कटक का निर्माण कर दिया पूरी अफ्रीका में। तीसरा क्या था? 3 जगहों पे बनते हैं। तीसरा पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका कैसा दिखता है? मान लेते हैं अफ्रीका को बनाना है तो पहले विषुवत रेखा बना दिया, आसानी रहती है थोड़ी। उसके बाद अफ्रीका को यहाँ से शुरू किया, थोड़ा पूरब के ले गया, हाँ। उसके बाद अफ्रीका को उठाना शुरू किया, उसके बाद नीचे की तरफ हम ले आएंगे। ये अफ्रीका ऐसा ही दिखता है लगभग लगभग, है ना। थोड़ा सा और स्पष्टता लानी है तो हम इसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे घुमा घुमाता है ना। ये अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में ये जो हिस्सा है, हमने बताया कि रचनात्मक प्लेट किनारे 3 जगहों बनते हैं। तीसरा कहाँ बन रहा है? पूरी अफ्रीका में दरार घाटी के सहारे। तो पूरी अफ्रीका में एक दरार घाटी बनाते हैं, यहां से शुरू हुआ है दरार घाटी। हाँ, पूर्वी अफ्रीका में एक भूभ्रष्ट घाटी पाई जाती है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। इसे पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी भी कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी के सहारे नीचे प्लेटों के मध्य अपसरण की क्रिया प्रारंभ हो गई है। अपसरण की क्रिया यहां भी प्रारंभ हो गई है, यानी रिफ्ट घाटी के नीचे स्थित प्लेटें लगातार पतली होती जा रही हैं। ये जो प्लेट है लगातार, अगर प्लेट ऐसी होती है तो खिंचाव के चलते प्लेट लगातार पतली होती जा रही है। देख रहे हैं, इधर मोटा है, इधर भी मोटा है, लेकिन बीच में जो अफ्रीकन दरार घाटी के नीचे प्लेट का हिस्सा है वो पतला होता जा रहा है। धीरे धीरे पतला होते होते एक दिन गल जाएगा और टूट जाएगा, है ना। जब लगातार पतला होता जा रहा है तो प्लेट एक दिन टूट जाएगा। तो जब दरार घाटी, हाँ, तो चूंकि प्लेटों में अपसरण की क्रिया हो रही है, इसीलिए पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का निर्माण हो रहा है। ये दरार घाटी लगातार चौड़ी होती जा रही है, यानी इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि नीचे प्लेटों का अपसरण हो रहा है। अफ्रीका में नील नदी और पूर्वी अफ्रीका की झीलें इसी दरार घाटी में प्रवाहित होती हैं। पूर्वी अफ्रीका की जो झीलें हैं, चाहे विक्टोरिया हो, टंगानिका हो, मलावी हो, ये सभी झीलें दरार घाटी में ही पाई जाती हैं। साथ ही नील नदी भी विक्टोरिया झील से निकलकर इसी दरार घाटी में प्रवाहित होती है। क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में होने वाली वर्षा
पूरी अफ्रीका में विषुवत रेखा गुजरता है, विषुवत रेखा के सहारे वर्षा होती है, तो यहाँ का सारा पानी इसी दरार घाटी में संचित हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर नील नदी भी बहती है और तमाम झीलें भी पाई जाती हैं। तो चूंकि रिफ्ट घाटी लगातार पतली होती जा रही है, लगातार खुलती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, इसलिए नीचे स्थित प्लेट लगातार पतली होती जा रही है। जब अफ्रीका के नीचे स्थित, रिफ्ट घाटी के नीचे स्थित प्लेट पूरी तरह से गल जाएगी तो टूट जाएगी, तो ये रिफ्ट घाटी यानी दरार घाटी नीचे की तरफ धसक जाएगी और लाल सागर की तरह पूर्वी अफ्रीका में भी एक संकरे सागर का निर्माण हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको? कल्पना हुआ कुछ? यहां पे मेडागास्कर है, समझ में आ रहा है? जिस तरह मेडागास्कर टूटकर अलग हुआ, उसी तरह से पूर्वी अफ्रीका भी टूटकर अलग हो जाएगा। बीच का भाग क्या बन जाएगा? सागर हो जाएगा। ये पूरा लाल सागर जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर है तो लाल सागर का विस्तार यहाँ तक हो जाएगा और ये हिस्सा उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो जाएगा। तो जब रिफ्ट घाटी के नीचे स्थित प्लेट पूरी तरह से गल जाएगा तो रिफ्ट घाटी नीचे की तरफ धसक जाएगा, वहां पर लाल सागर की भांति एक संकरे सागर का विस्तार हो जाएगा। लाल सागर का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ था। मेडागास्कर भी इसी प्रक्रिया से अफ्रीका से अलग हुआ था। इसी तरह पूर्वी अफ्रीका भी अफ्रीका से टूटकर अलग हो जाएगा। लाल सागर में धीरे धीरे कटक का निर्माण हो जाएगा। लाल सागर में बता रहा हूं कैसे, लाल सागर में धीरे धीरे एक कटक का विकास हो जाएगा। ये लाल सागर में जिस कटक का निर्माण होगा वो कार्लसबर्ग कटक का पश्चिमी विस्तार होगा, क्योंकि लाल सागर का मुंह जैसे जैसे खुलता जाएगा धरातल से लावा भी बाहर की ओर निकलता जाएगा और लाल सागर में भी वैसा ही कटक बन जाएगा जैसा कि हिंद महासागर में बना है। इसी प्रकार दरार घाटी के स्थान पे भी जब समुद्र बन जाएगा तो धीरे धीरे यहां भी लावा बाहर निकलेगा सागर की तली पर और यहां भी कटक का निर्माण हो जाएगा। आपने देखा कि रचनात्मक प्लेट किनारे 3 जगहों पर बनते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे किस तरह से मेंटल से लावा बाहर निकलता है, कटकों का निर्माण होता है, सागर नितल का प्रसार होता है, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है, महाद्वीप एक दूसरे से दूर हटते हैं, सागर चौड़े होते जाते हैं। ये सारी बातें आपने समझी। इसके बाद विनाशी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा और प्लेट से संबंधित अन्य बातें अगले वीडियो में मिलते हैं शीघ्र ही। एनसीईआरटी का जो नोट्स है थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा समय मुझे 24 घंटे 48 घंटे और देते रहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आपको पढ़ने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, बार आप कहते हैं कि सर काफ़ी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द कठोर नहीं है। अब जैसे भूगोल में हिंदी साहित्य के वर्ड तो नहीं आएंगे ना, कुछ भौगोलिक वर्ड होते हैं। आप भौगोलिक शब्दों को समझिए कैसे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, जिन एनसीईआरटी किताबों को मैंने सजेस्ट किया है, तो इस लेक्चर को एनसीईआरटी किताब से पढ़ना शुरू कर देंगे, कठिन शब्द मिलने बंद हो जाएंगे। आप एक्चुअल में जो लोग कमेंट करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग मेधावी हैं, पहले से पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोगों की कमेंट में पहले से ही देखता हूँ, दंग हो जाता हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं कमज़ोर लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी पढ़ाई अभी हाल ही में शुरू हुई है और जिनके लिए शब्द काफ़ी मायने रखते हैं। तो आप लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी किताबें खरीद लीजिए, वही जो मैंने सुझाव दिया, और ये चैप्टर एनसीईआरटी किताब में पढ़िए। यकीन मानिए कोई भी शब्द आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आलोक सिंह।